हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स, योर स्टडी पार्टनर। वी आर लर्निंग मीट्स हीलिंग। जीपैट के लिए हम मॉक टेस्ट रिवीजन कर रहे थे। रैपिड रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फार्माकोलॉजी जीपैट क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज कुछ नए क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आपके पास भी फार्मेसी, मेडिकल, फार्मासिस्ट इंक्लूडिंग ऑल द मेडिकल अपडेट्स सबसे पहले और सही तरीके से आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फेंटोलामीन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ऑफ, यानी कि जो फेंटोलामीन है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म शो करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन के साथ। फर्स्ट इज एसिटाइकोलिन, आइसोप्रिनालिन, नॉर एड्रेनालिन या फिर एट्रोपिन। तो देखो, ये एक तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इनके जो पैटर्न होते हैं वो बहुत फिक्स होते हैं। एक तरीके की आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जहां पर इस तरीके के सारे क्वेश्चंस मेंशन होंगे और उनको रेफरेंस लेते हुए आप सभी चीज़ों को लर्न करेंगे, जिससे इस तरीके के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप कर सकें। तो इसका जो आंसर है वो होता है नॉर एड्रेनालिन, या फिर अगर इसकी जगह पे एड्रेनालिन भी आता है तो भी आप इसको टिक मार्क करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, जहां पर आपको एक स्लाइड दी गई है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड देयर रिसेप्टर, यानी कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं और उनके कौन कौन से रिसेप्टर हैं। जैसे बात करें अगर एसिटाइलकोलिन की, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन होता है इनका, एट्रोपिन। एड्रेनालिन की बात करें तो यहाँ पर इनके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं फेंटोलामीन, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन सभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके रिसेप्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एसिटाइलकोलिन है, तो भाई एसिटाइलकोलिन का तो सबसे इजी है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स मिलेंगे। और अगर हम एड्रेनालिन की बात करें तो यहाँ पर कैसे रिसेप्टर मिलेंगे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मिलने वाले हैं, ये कि हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड देयर रिसेप्टर की, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, जिससे आने वाले टाइम पे जब भी आप कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक चैप्टर पढ़ेंगे, जी हाँ, चैप्टर जान लेना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को जरूर से रिवाइज कर लेना है। जिसके साथ आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ड्रग्स हैविंग हाई अफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ऐसी ड्रग जिसकी अफिनिटी ज्यादा है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, कम है। ऑप्शंस देखते हैं, एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट या फिर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। देखो, यहां पर एक चीज देखी जाती है कि कोई चीज अगर एंटागोनिस्ट है तो उसका इफेक्ट कितना होगा सर, जीरो इफेक्ट होगा, ना प्लस में ना माइनस में। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, यानी कि किसी भी तरीके का छेड़छाड़ ना करते हुए, किसी भी तरीके का जबरदस्ती ना करते हुए अगर किसी चीज को जीरो कर दिया जाए, वहां पे हम समझेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या होगा सर, किसी चीज को बढ़ाएगा लेकिन उसको आधा ही बढ़ाएगा, पूरा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि क्या है सर, ये पार्शियल एगोनिस्ट। एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का मतलब है कि हम जबरदस्ती करके किसी चीज को जीरो कर दें। कोई रिसेप्टर है, उस पर कोई भी रिस्पॉन्स आना था इस एगोनिस्ट से, लेकिन हम उसको छेड़ करके क्या कर दें, हम उसकी जगह पे कोई कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दे देंगे जो कि इस रिस्पॉन्स को बंद करके यहाँ के रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। चलो इसको और अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनने वाला है, जिसकी अफिनिटी ज्यादा हो, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कम हो, इसका जो आंसर है वो रहने वाला है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट। तो भाई पार्शियल एगोनिस्ट इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। बात करते हैं, ऑल लिगेंड्स विच बाइंड्स विद रिसेप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं, जितने भी लिगेंड्स होते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं, इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एगोनिस्ट एंड अनदर इज एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब एगोनिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी चीज पे बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पे बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को जीरो कर देना, घटा नहीं देना, जीरो कर देना। जीरो मतलब ऑलरेडी प्लस से माइनस जीरो हुआ तो क्या हो गया, घट गया। अब यहां पर सो व्हाट इज द डिफरेंस इन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट विच बोथ ऑफ देम आर लिगेंड बिकॉज बाइंड विद द रिसेप्टर। देखो, जो भी चीज रिसेप्टर से बाइंड कर, कोई पूछेगा सर लिगेंड क्या होते हैं, जो भी चीज रिसेप्टर से बाइंड कर रही है दैट इज कॉल्ड लिगेंड।
ठीक है। अब पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें तो पार्शियल एगोनिस्ट, चलो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि यहां पर मान लेते हैं अगर कोई एगोनिस्ट है तो एगोनिस्ट को हम वन मानते हैं कि वो कोई एक्शन शो कर रहा है तो वो क्या शो करेगा सर, वन शो करेगा। और अगर कोई पार्शियल एगोनिस्ट है यानी कि ये कैसा एक्शन शो करेगा, एक का आधा शो करेगा यानी कि 1/2 शो करेगा। और एंटागोनिस्ट की बात करें यहां पर तो एंटागोनिस्ट क्या शो करेगा सर, 0 शो करेगा यानी कि ना वो प्लस में रहेगा ना वो माइनस में रहेगा। लेकिन अगर इस एगोनिस्ट है, अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स में क्या होगा सर, ये -1 यानी कि ये क्या करेगा, ये उस प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। सपोज कोई डायूरेटिक है वो क्या कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है तो एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, उसको घटा देगा। ठीक है, तो यहां पर रिवर्स एगोनिस्ट का जो एग्जाम्पल देखा जाएगा तो हम उसको एंटी डायूरेटिक को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, इसमें अलग अलग आपके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कि आपको अलग अलग चैप्टर्स में देख के आपको पढ़ना है। इसकी एक लिस्ट भी हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया था। आई होप आप सभी लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों की ही लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली DPP एज वेल एज उसके जो मेडिकल पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, MCQs होते हैं, वहाँ पे रोज के रोज भेजते रहते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ प्रो ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज, चलो इसी से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्पाइरोनोलैक्टोन की क्लास बताओ। इस चीज को हम इस क्वेश्चन के आखिरी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है सर। एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी में जा करके एक्टिवेट होता है। क्या होता है सर, एक्टिवेट होता है, यानी कि बॉडी के बाहर ये कैसे रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब इसके मेटाबोलाइट की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से हो सकते हैं, क्या डाइमिथाइल स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटाइल स्पाइरोनोलैक्टोन, कैनक्रीन स्पाइरोनोलैक्टोन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर की बात करें जहां पर फेज 2 रिएक्शन होने पे हमको ये मिलता है, दैट इज कैनरीन। यहां पे ये इसका सही आंसर होने वाला है। और इसके साथ में क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं इनसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। देखो रिवीजन का मतलब यही होता है कि हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकते, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई स्पाइरोनोलैक्टोन के क्लास क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रग दे देगा आपसे और उसका प्रो ड्रग पूछेगा कि इसका भाई प्रो ड्रग बता दो, या फिर प्रोडक्ट देकर के आपको उसका ड्रग भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सभी प्रो ड्रग की लिस्ट मेंशन है चैप्टर वाइज, यानी कि ANS, NSAIDs, किडनीज, एंटीकोएगुलेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी डिसएपिलेप्टिक, यानी कि ये सभी तरीके के जितने भी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके प्रो ड्रग की लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ से देख सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो। अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो वहाँ पर आप एंटी माइक्रोबियल को मार्क करो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंटी वायरल से पूछे गए हैं, वेलासाइक्लोविर, एसाइक्लोविर, ये बहुत ज़्यादा टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एंटी कैंसर से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, एरिनोटिकैन से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ज़िडोवुडीन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन सभी को आप नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे अपने एग्जाम में जाने से पहले। खास करके अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें तो एस इनहिबिटर्स को आपको जरूर कवर करना है। अब बात करते हैं सर कि जो हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन है उसकी क्लास क्या है। तो भाई स्पाइरोनोलैक्टोन की बात करें तो ये हमारे क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे डायूरेटिक्स हैं जो कि पोटेशियम को हमारे बॉडी में रिटेन करते हैं, बचाते हैं, सेव करते हैं। बाकी डायूरेटिक्स क्या करते हैं, पोटेशियम को लॉस करते हैं। अब जैसे ये पोटेशियम स्पेयरिंग हो गए, पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक का बात करें जो सबसे ज्यादा लॉस कराता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस चीज का आंसर जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू। अब देखो हमारे बॉडी में जब भी हम एक ड्रग इनटेक करते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने का अलग अलग तरीका होता है। ये हम अपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ चुके हैं और फार्माकोलॉजी में तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब इनके एब्जॉर्ब होने का मोस्ट कॉमन तरीका हमको बताना है। तो भाई क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, या फिर आयन पेयर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका सबसे इजी सा और डायरेक्ट आंसर होने वाला है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है,
कोई भी एनर्जी नहीं लगती, यानी भी कोई भी एटीपी इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एटीपी इन्वॉल्व होती है। बिना एटीपी के इन्वॉल्वमेंट के जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव डिफ्यूजन से होता है। और पैसिव डिफ्यूजन क्या है? मोस्ट कॉमन एब्जॉर्प्शन का जो मेथड है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं सर? कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। आयन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आयन पेयर्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेरियस आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन चीज़ के बारे में रेफरेंस आप यहाँ से ले सकते हो कि भाई पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और जो इनके अलग अलग तरीका है जो क्वेश्चन पूछने का वो यहाँ से पूछा जा सकता है। इन दोनों ही पॉइंट्स को आपको कवर करना है। साथ ही साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पिनोसाइटोसिस को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, जिनसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पिनोसाइटोसिस से ऑलरेडी नाइपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ से आपको इस चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है, जब भी मेटाबॉलिज्म फेज होता है, फार्माकोकाइनेटिक में हम मेटाबॉलिज्म स्टेट को पढ़ते हैं, वहां पर फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। फेज 1 यहां पे हम नहीं पूछ रहे हैं, फेज 2 की बात करेंगे। तो फेज 2 में मोस्ट कॉमन रिएक्शन की बात करें, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन फेज 2 का रिएक्शन कौन सा है, तो यहां पर क्या आपके अल्फा अमीनो एसिड कंजुगेशन है, सल्फेट कंजुगेशन है, मिथाइलेशन है, या फिर ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन है। तो सीधी सीधी बात है, सबसे ज्यादा जो हमको मेडिसिन के कन्वर्जन में लगता है, ड्रग के कन्वर्जन में हेल्प करता है हमारी बॉडी में, दैट इज ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि इसके आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर ये मैच द फॉलोइंग करके एक मल्टीपल चॉइस टाइप में भी आ सकते हैं आपसे कि भाई इसको जो फेज 2 रिएक्शंस हैं मोस्ट कॉमन है उनको मार्क करो। मोस्ट कॉमन वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं हमारे फेज 1 में और फेज 2 में। जिन्होंने मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा है मुझसे, वो यहाँ पर एक इजी तरीके से देख सकते हैं कि भाई होता क्या है। पहले हम ड्रग लेते हैं, वो हाईली लिपोफिलिक होती है, एक्यूमुलेट होती है हमारे बॉडी में। फेज 1 मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पे वो लिपोफिलिक यानी कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर फेज 2 मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें उसको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इस फॉर्म में ये क्या होती है सर? एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अगर डायरेक्टली हम कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इंटेक कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अगर किसी चीज को हम पोलर फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं तो वो क्या होगी? फेज 2 मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट जाएगी। किसी चीज को हम लिपोफिलिक फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पहले फेज 1 में जाएगी, फिर फेज 2 में जाएगी, और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और अगर कोई चीज हाईली लिपोफिलिक है तो वो इन चारों स्टेप से होके गुजरेगी और तब जाके एक्सक्रीट आउट होगी। आई होप आपको ये चारों चीजें A, B, C and D ये चारों ही चीजें समझ में आ गई होंगी। यानी कि देखो ये ड्रग के फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, कि कभी कभी हम ड्रग इस फॉर्म में इंटेक करते हैं, कभी इस फॉर्म में इंटेक करते हैं, कभी इस फॉर्म में इंटेक करते हैं, और कभी हाइड्रोफिलिक फॉर्म में इंटेक करते हैं। और यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस की हमने जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग ड्रग के साथ अलग अलग रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। फेज 1 में बात करें तो डी एल्काइलेशन, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, डीएमिनेशन, हाइड्रोलिसिस एंड आइसोमेराइजेशन होता है। फेज 2 में हमारे 5 चीजें होती हैं: ग्लूकोरोनाइडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड कंडेंसेशन की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको लर्न रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फेज 2 से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर शोज द स्लोएस्ट रिस्पॉन्स? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क करेंगे कि कौन सा रिसेप्टर जो है वो सबसे स्लो है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रिसेप्टर है जो सबसे फास्ट है। तो यहां पर हम दोनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहला रिसेप्टर है हमारा GPCR, जिसको और हम क्या कहते हैं सर? 7 पास रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से 7 टाइम्स पास करता है। और इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि ये सांप की तरह दिखता है। क्योंकि देखो ये स्नेक जैसा दिख रहा है क्या? जी सर। तो ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर हम इसको कहते हैं, या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी हम इसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, तीसरा है स्टीरॉयड रिसेप्टर, एंड लास्ट आता है हमारे पास आयन चैनल्स। तो इन सभी की बात करें तो जिसका सबसे स्लोएस्ट रिस्पांस रहता है दैट इज स्टीरॉयड रिसेप्टर। स्टीरॉयड रिसेप्टर का हमारा सबसे स्लोएस्ट रिस्पांस रहता है। साथ ही साथ हम फास्टेस्ट की बात करें तो दैट इज आवर आयन चैनल। आयन चैनल जो है हमारा, इट शोज द फास्टेस्ट रिसेप्टर, या फिर हम इसको लिगेंड गेटेड भी कहते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर इस चीज़ से हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे देखो ये एंजाइम लिंक्ड हैं, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे आयन गेटेड लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, और अलग अलग तरीके के जो रिसेप्टर हैं जो कि हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी में आप फर्स्ट चैप्टर में ही इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है।
देखो कई बार लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में डेंगू, मलेरिया, एंटी कैंसर, एंटी हाइपरटेंसिव ये पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। देखो उनसे तो क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप इजी अटेम्प्ट करके बहुत ईजी तरीके से उतने ही सेम स्कोर कर सकते हो तो क्यों ना पहले वो ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले जो समझ लेने की ज़रूरत है वो आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर की है, और उससे क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर बार फर्स्ट 2 चैप्टर से ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, और इन सभी के जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे मेंशन है। हमने क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिन्होंने हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल किया था उनके साथ में हमने ये पर्सनल इंटरेक्शन भी रखी थी कि भाई ये रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, इंक्लूडिंग GPCR, एंजाइम लिंक्ड आयन, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स एंड एंजाइम लिंक्ड। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज, तो भाई पिलोकार्पिन को कौन सी क्लास की ड्रग है, बस हमको ये बताना है। क्या ये सिंपैथोमाइमेटिक है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, कोलिनोमाइमेटिक है, या फिर कोलिनोलाइटिक है। तो आपको इस आंसर को देखना है। देखो यहां पर जब भी हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन, अब इसके साथ मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कौन से चैप्टर की क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स के जो चैप्टर है उनकी जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उनमें हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक डायरेक्टली और एक पढ़ते हैं इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली में भी 2 भाग होते हैं, एक क्या होता है सर, कोलिन एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलिन एस्टर्स। और एक होते हैं हमारे एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में 3 एग्जाम्पल आते हैं जिसका हमने ट्रिक भी बनाया था। क्या बनाया था सर? मैप ट्रिक था। और मैप में क्या होता है? M फॉर मस्करीन, A फॉर एरिकोलिन एंड P फॉर पिलोकार्पिन। तो भाई पिलोकार्पिन किसके अंदर आ रहा है सर? कोलिनर्जिक के डायरेक्ट के एल्कलॉइड्स के अंदर यहां पर हमको पिलोकार्पिन देखने को मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे सर? दीज आर कोलिनोमाइमेटिक। कुछ नहीं करना था सर, जो कोलिन की तरह हरकत करे, शो करे, मिमिक करे, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलिनोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक बिल्कुल नहीं होगा। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, देखो ये आते हैं इसी क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर ही इनका क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन पिलोकार्पिन इनके अंदर नहीं आता है। कोलिनोलाइटिक्स भी ये बिल्कुल नहीं है। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स का आप एक एग्जाम्पल कोट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और हम इस चीज को भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर हमारा सोल मोटो है रिवीजन का। जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ही हम कंफर्म होंगे अपने सिलेक्शन की तरफ। तो ज्यादातर ऑप्शंस में रिलेटेड करके ही हम क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उस चैप्टर का सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। तो आपको यहां पर क्या सीखने को मिला कि सर हमको कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आना तय हो जाता है। यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये KDT से लिया हुआ रेफरेंस की बुक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 भाग में डिवाइडेड है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटी कोलिनेस्टरेज। अब यहाँ पर कोलिनेस्टर्स आते हैं, एल्कोलाइड्स आती हैं, और इन्हीं का हमने ट्रिक बनाया था मैप। अब इस मैप में जो P है वो क्या है सर? पिलोकार्पिन। ठीक है, इसी के साथ इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। हम इनकी ट्रिक्स के साथ इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो वहां पे कोलिनोमाइमेटिक करके ऑप्शन में था, तो यहां से आप इसको देख सकते हो। हर चीज आपके बुक में ही मिल जाती है। इसकी जगह पे ऑप्शन में आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी लिख के पूछ सकता है। ठीक, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ ग्लाउकोमा, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन एंड सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज। देखो लॉल वाली ड्रग्स हैं तो आपको पता चल गया ये क्या है सर? दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हैं जहां पे प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल, टीमोलॉल, सभी तरीके की ड्रग्स जो हैं लॉल वाली वो यहां पर आती हैं। लेकिन प्रोप्रेनोलॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देनी जानी चाहिए पेशेंट्स में जिनको क्या हुआ हो? ग्लाउकोमा या एंजाइना पेक्टोरिस या हाइपरटेंशन या फिर सुप्रावेंट्रिकुलर। देखो एंजाइना पेक्टोरिस में भी ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं। हाइपरटेंशन तो में तो बीटा ब्लॉकर दी ही जाती हैं जो बड़े एज के पेशेंट्स होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज में भी बीटा ब्लॉकर्स का रोल है, क्योंकि क्या है सर, इनके क्लासिफिकेशन में भी हम पढ़ते हैं एरिथमियाज के बीटा ब्लॉकर्स के लिए। लेकिन ग्लाउकोमा के लिए हम प्रोप्रेनोलॉल नहीं पढ़ते, बल्कि ग्लाउकोमा के लिए हम क्या पढ़ते हैं सर? टीमोलॉल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? टीमोलॉल पढ़ते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाने वाला है यहाँ पर ग्लाउकोमा। और ग्लाउकोमा से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने चाहिए। देखो ग्लाउकोमा से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लाउकोमा पहले तो क्या होता है? ग्लाउकोमा देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि ग्लाउकोमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ग्लाउकोमा में क्या होता है, हमारे आईज का जो हमारी आईज होती हैं इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। अब आईज का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, आईज में जो फ्लूइड होता है उसके भर जाने की वजह से आईज में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब आईज में प्रेशर जो है वो 21 mHg से भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आईज में क्या होता है सर? पेन स्टार्ट हो जाता है।
क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे जो कि हमारे एक्वस सिक्रीशन को, जो हमारे आईज में हो रहा है सिक्रीशन, उसको क्या कर दे, कम कर दे। और दूसरी ड्रग ऐसी यूज़ करेंगे जो कि हमारे आउटफ्लो को बढ़ा दे, जो एक्वस आउटफ्लो ब्लॉक हो गया है उसको क्या कर दे, बढ़ा दे। अब यहाँ पे हम तरह तरह की ड्रग यूज़ करते हैं जो कि आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली बात करें तो अल्फा में भी अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, CA इनहिबिटर यूज़ करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को हम यूज़ करते हैं। एंड एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, यहाँ पर अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, मायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली और भी बात करेंगे, यूवियोस्क्लेरल फ्लो को बढ़ाने के लिए हम लेनेटोप्रास रिमेटोप्रास का यूज़ करते हैं। इस तरीके से ग्लाउकोमा की जो क्लासिफिकेशन है वो हमें पढ़ लेनी है। बेसिकली हम बताना क्या चाहते थे कि डिजीज़ होता कैसे है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स हमारी यहाँ पे 2 होती हैं, एक ओपन एंगल ग्लाउकोमा और एक होती है क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। ओपन में क्या है सर, आपको मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड वाले में क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे आपको सर्जरी ही प्रेस्क्राइब की जाती है कि बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं किया जा सकता। इससे रिलेटेड इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पढ़ के रेडी कर लेना है। खास करके जो क्लासिफिकेशन हमने बात करी ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन। देखो एंटीडोट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीडोट पूछ लिया जाता है, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नर्सेस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो भले ही नीट पीजी का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एंटीडोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और एट्रोपिन की बात करें तो एट्रोपिन का एंटीडोट तो आई थिंक आप सभी को पता है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलेंगे, यहाँ पर एंटीडोट एट्रोपिन का बन जाएगा फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन, इसी के साथ और भी जितने एंटीडोट्स की लिस्ट है हमने यहाँ पर मार्क कर दी है। इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंटीडोट्स हैं वो यहाँ पे मार्क्ड है। इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सभी एंटीडोट्स यहाँ पर मार्क किए गए हैं, इनको सभी को आपको लर्न कर लेना है। इंपॉर्टेंट की बात करें जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है वो है हमारे एंटीकोएगुलेंट्स, आर्सेनिक पूछा जा चुका है, मर्करी, आयरन, डिजॉक्सिन, यहाँ पर आइसोनियाजाइड, कार्बामेट, लेड, मेटोक्लोप्रोमाइड, ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स, मेथोट्रेक्सेट एंड साथ ही साथ पैरासीटामॉल। इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी पिछले एग्जाम्स में, यानी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में, डीआई के एग्ज़ाम में, जीपैट के एग्ज़ाम में, नाइपर के एग्ज़ाम में सभी पूछे जा चुके हैं, तो इनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और मार्क करेंगे यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स, BZD, इनका फ्लूमाजेनिल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसी के साथ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई मस्करिनिक रिसेप्टर M4 इज मेनली लोकेटेड एट, देखो मस्करिनिक रिसेप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितने टाइप्स के होते हैं सर, 5 टाइप के होते हैं। अब इस 5 टाइप में M1 से लेकर M5 तक होते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपसे M4 का लोकेशन पूछा गया है कि M4 हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो क्या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होता है? नहीं सर, यहाँ पे कौन होता है, M3 होते हैं। CNS की बात करें तो हाँ यहाँ पर बिल्कुल M4 प्रेजेंट होते हैं। क्या और कहीं होते हैं? क्या हार्ट की बात करें तो यहाँ पर M2 रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर हमको M1 रिसेप्टर देखने को मिलता है। तो आपका जो सही आंसर है वो होता है CNS, यहाँ पर हमको M4 देखने को मिलते हैं। इनमें हम चाहें तो और स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई CNS में कौन सी जगह पे M4 होता है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं कि मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, कोलिनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक जो चैप्टर है उसको आपको जरूर से कवर करना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर में हमारा M1 की बात करें तो यहाँ पर स्ट्राइएटम, कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, लाइवरी ग्लैंड्स एंड पैरिटल सेल्स देखने को मिलती है। M2 की बात करें तो हार्ट, एसए नोड, प्री जंक्शनल ऑटोनोमिक नर्व एंडिंग्स। बेसिकली यहाँ से आपसे हार्ट पे क्वेश्चन आते हैं। M3 की बात करें तो आप स्मूथ मसल्स याद कर सकते हो। M4 की बात करें तो CNS ही होता है, लेकिन CNS के अंदर बात करें तो कॉर्डेट, न्यूक्लियस एक्यूमेंस, स्ट्राइएटम, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ट्यूबरकल में भी पाए जाते हैं। M5 की बात करें तो सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कंपैक्टा वेंट्रा टेगमेंटल एरिया में यहाँ पे देखे जाते हैं। बेसिकली आप इनको भी CNS मार्क कर सकते हो, ठीक। अब निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर? NM और NN। M की बात करें तो M से ही लर्न कर लो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। N की बात करें तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में ये पाए जाते हैं।
चलो इसी के साथ मैं एक चीज़ और डिस्कस करूंगा कि भाई रिसेप्टर हमें पता है, उनकी लोकेशन पता है, लेकिन क्या उनकी टाइप्स हमको पता है कि ये कैसे काम करते हैं? तो ये भी कई बार पूछा गया है। कभी कभी आपको टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए इनको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि देखो एक अच्छा बच्चा होता है ना, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इसको ये चीज़ पता होगी नॉर्मल बच्चे को, लेकिन एक बहुत ही जो अच्छा बच्चा होगा, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, या फिर मैं कहूँ वेरी वेरी गुड एस्पिरेंट, उसको ये वाली चीज़ें भी पता होंगी कि भाई 1 से लेकर 5 तक रिसेप्टर हैं। टाइप्स ऑफ ये क्या है सर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनमें M1 क्या है, GAQ है, M2 क्या है, GAI है, यानी कि ये क्या होता है, देखो बेसिकली QIS 3 टाइप के ये होते हैं। S क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है, I क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, और Q में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर M1 क्या होते हैं, GAQ होती हैं, यहाँ पर क्या होती है, ये GI होती हैं, M3 होती है GQ, और M4 और M5 की बात करें तो ये क्या होती है, GAI, और यहाँ पर M5 क्या होती है, GQ होती है। अब इनका ट्रिक भी है, चलो ट्रिक पढ़ लेते हैं, ये सब इतना पढ़ने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। तो हम बनाएंगे क्या, एक M बनाएंगे, ठीक, और M में जो भी नीचे है उसको हम क्या लिखेंगे, M1, M2, M3, M4 और M5। अब देखो जितने भी नीचे हैं ये क्या होंगे सर, स्टिमुलेटरी होंगे। देखो M1, M3, M5। अब M1, M3, M5 को देख लो, M1, M3, M5, क्या ये स्टिमुलेटरी हैं सर? बिल्कुल, यानी कि Q वाले जितने क्या हैं सर, ये स्टिमुलेटरी हैं। चाहे तो हम इसको Q लिखते हैं, चाहे तो हम इसको S लिखते हैं, दोनों सेम मैकेनिज्म से काम करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का ही काम क्या होगा, स्टिमुलेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, और I का क्या होगा, इनका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब जो ऊपर वाले हैं यानी कि M2 जो है, M2 एंड M4 ये क्या है, इनहिबिटरी। देखो ये M2 है और ये M4 है, और ये दोनों ही क्या है सर, इनहिबिटरी हैं। यहाँ पे भी इनहिबिटरी और यहाँ पे भी इनहिबिटरी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक M याद रखना है और आपको ये पूरा टेबल लर्न हो जाने वाला है, ठीक है। तो नीचे की जो चीज़ें हैं वो स्टिमुलेटरी या फिर कॉन्ट्रैक्शन, और ऊपर की जो चीज़ें हैं वो क्या है, इनहिबिटरी। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वेटिंग इज इनहिबिटेड बाय, अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है तो वो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इसको इनहिबिट कर देगी? सेम क्वेश्चन आपका कोलिनर्जिक ड्रग से आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हैं, या फिर एट्रोपिन है, या फिर स्कोपोलामिन है, या फिर फिनोथायोजिन है। सबसे इजी है कि भाई ये सभी उन्हीं की ड्रग हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होने वाला है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई कोलिनर्जिक ड्रग्स में आप उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और आगे चल के आप इनके साइड इफेक्ट्स को भी कवर करने वाले हो। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द ड्रग मे कॉज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली। तो इसमें से कौन सी ड्रग्स हैं जो कि साइक्लोप्लेजिया कॉज करेंगी जब इनको हम टॉपिकली देते हैं, यानी कि आई ड्रॉप के फॉर्म में देते हैं। अब देखो साइक्लोप्लेजिया को हम एक और टर्म से जानते हैं जिसका नाम है माइड्रियासिस, ठीक है। क्या कहते हैं सर, माइड्रियासिस। और माइड्रियासिस में क्या होता है सर, ब्लर्ड विजन होता है, यानी कि आपको देखने में थोड़ी कठिनाई होगी, ब्लर विजन होगा, यानी कि धुंधला सा दिखेगा। क्या होगा सर, ब्लर्ड विजन। अब इसमें क्या होता है, इसके पहले मैकेनिज्म को हम समझेंगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो साइक्लोप्लेजिया पूछा हुआ है तो हम दो कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरीज में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोलिन का काम होता है, और एक कैटेगरी में एड्रेनलिन का काम होता है, यानी कि एक तरफ कोलिनर्जिक इफेक्ट, एक तरफ एड्रेनर्जिक इफेक्ट। जब भी कोलिनर्जिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको मायोसिस देखने को मिलता है, और जब भी एड्रेनर्जिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको माइड्रियासिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी एड्रेनर्जिक से रिलेटेड ड्रग होंगी वो हमारी करेक्ट आंसर होने वाली हैं। ये ऑलरेडी हमने अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एड्रेनर्जिक से रिलेटेड कौन सी ड्रग है, क्या एट्रोपिन है क्या सर, बिल्कुल है। बेथनिकॉल है क्या, नहीं सर बेथनिकॉल तो नहीं है, ये हमारी कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में आती हैं। फाइसोस्टिग्मिन है क्या, बिल्कुल नहीं सर, फाइसोस्टिग्मिन ड्रग जो है ये भी हमारे कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में आती है, ये हमारी एंटी कोलिनेस्टरेज हैं। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज की बात करें तो वहां पे फाइसोस्टिग्मिन हमको देखने को मिलती है, एंड नन ऑफ दीज तो भाई हो ही नहीं पाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाने वाला है एट्रोपिन। साथ ही साथ बेथनिकॉल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेथनिकॉल कहाँ काम करता है सर, M3 रिसेप्टर पे काम करता है। M3 रिसेप्टर कैसा होता है सर, MQ या फिर यहाँ पे GQ या फिर GS की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये उनसे लिंक्ड होते हैं, और उनसे लिंक्ड होते हैं तो ये क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं। क्या कराते हैं सर, यूरिन रिटेंशन कराते हैं, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं फाइसोस्टिग्मिन की। तो सर फाइसोस्टिग्मिन क्या है? एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज है। इसकी बात करें तो ये कहाँ से हमको मिलता है? फाइसोस्टिग्मा वेनोसम से मिलते हैं। टर्शरी अमीन डेरिवेटिव है और ये हम ग्लाइकोमा में यूज़ करते हैं मायोसिस के केस में। कहाँ पे यूज़ करते हैं सर? मायोसिस के केस में यूज़ करते हैं ग्लाइकोमा में। ठीक है, नन ऑफ द अबव की बात ही खत्म। एट्रोपिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और एट्रोपिन क्या है सर? हमारा एक एड्रीनर्जिक ड्रग है। ठीक है, इसकी ऑलरेडी हम इसके एंटीडोट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एट्रोपिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, अब चलो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि सर जो हमने बात करी कि मायोसिस और मैड्रियासिस ये होता क्या है। एक तरफ हम लिखते हैं कोलिनर्जिक और एक तरफ हम लिखेंगे एड्रीनर्जिक। तो कोलिनर्जिक की बात करें और एड्रीनर्जिक की बात करें तो जब भी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा मायोसिस, लेकिन जब भी एड्रीनर्जिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको मैड्रियासिस देखने को मिलेगा या फिर हम इसको साइक्लोफ्लेजिया देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात करें तो इसको हम कहते हैं साइक्लोस्पास्टिसिटी। ठीक है, साइक्लोस्पास्टिसिटी हमको देखने को मिलने वाली है। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली मायोसिस का मतलब होता है जब आपकी मसल्स ऑफ आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन हो। किसमें सर? मसल्स ऑफ आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? मायोसिस कहते हैं। और जब इसी मसल ऑफ आइरिस में क्या होता है? रिलैक्सेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? माइड्रियासिस करते हैं। तो एड्रीनर्जिक क्या करता है? इसको रिलैक्स कर देता है। एंड कोलिनर्जिक क्या करता है? इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। बात क्लियर हो गई आपको? इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार यहाँ से इन दोनों ही टर्म्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई प्रोप्रेनालॉल कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पेशेंट्स में। आई थिंक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई ग्लाइकोमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रोपिन ओवरडोज मे कॉज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम एट्रोपिन को ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो इनमें से कौन से इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे? ये बात आपको ध्यान देनी होती है कि एक्सेप्ट का मतलब होता है इनमें से कौन से इफेक्ट नहीं मिलेंगे। तो क्या एट्रोपिन के ओवरडोज होने से आपको मायोसिस होगा क्या? हमने देखा मायोसिस किससे हो रहा था सर? कोलिनर्जिक ड्रग से हो रहा था। तो क्या एट्रोपिन तो क्या एड्रीनर्जिक है, इससे ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मेंटल एब्रिवेशन सर ये होगा बिल्कुल। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, क्योंकि एट्रोपिन कहाँ काम करेगा? M2 रिसेप्टर पे काम करेगा। M2 क्या होता है? स्टिमुलेटरी। और M2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है सर? हार्ट पे होता है। तो हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भाई सर स्मूथ मसल्स GIT में प्रेजेंट होते हैं। M3 रिसेप्टर पे काम करेगा, इनको रिलैक्स कर देगा। बिल्कुल एट्रोपिन यहाँ पे भी काम करेगा। लेकिन क्या एट्रोपिन मायोसिस कॉज करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये उसका हो जाने वाला है करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये सभी चीज़ें हमने अपनी क्लासेस में अपने रैपिड रिवीजन सीरीज़ की जो हमारी कोर्स है वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। जितने भी बच्चे उस चीज़ को, आई थिंक आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओवरडोज कैन लीड टू इंक्रीज एंटी मस्करेनिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स। और कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? डायलेटेड प्यूपिल्स, वार्म ड्राई स्किन, टैकीकार्डिया, ट्रिमर एटेक्सिया, डिलीरियम, कोमा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन। अब इसमें से चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। एलिवेट द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, प्रोड्यूस डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, प्रोड्यूस पेक्यूलियर ऑल्टरेशन इन द फैट डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, ये तीनों ही चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाने वाला है ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ये आप बुक से भी रेफरेंस ले सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। ये चारों पॉइंट्स आप पढ़ेंगे और यहाँ से ही आपका आंसर निकल के आ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर देखें उससे पहले हम यहाँ पर थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी देखेंगे कि भाई जो ग्लूकोकॉइड्स है वो कौन कौन सी जगह कैसे कैसे काम आती हैं। मसल्स में ये मायोपैथीज के लिए काम आती हैं, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, स्किन में स्किन थिनिंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हाइपरग्लाइसीमिया, वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन एंड कुशिंगॉइड अपीयरेंस या फिर कुशिंग सिंड्रोम्स के लिए यूज़ होती हैं। CNS की बात करें तो HPA इनसफिशिएंसी न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती हैं। आइज में कैटरैक्ट, ग्लाइकोमा एंड CVS की बात करें या फिर रीनल की बात करें तो यहाँ पर हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होती हैं। इम्यून सेल्स एंड टिश्यूज़ की बात करें तो एंटी एलर्जी, इम्यूनो सप्रेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी। ब्लड वेसल्स की बात करें तो यहाँ पर ये क्या करती हैं? इनकी परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर देती हैं। तो यहाँ पर ये इनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट हैं। इनको आप इसी तरीके से दोबारा से ड्रॉ करते हुए कम से कम 1 से 2 बार ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको ये पूरी तरीके से लर्न हो जाने वाले हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि यहां पर पूछा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अनडिजायरेबल इफेक्ट इनमें से सभी हैं किसी एक को छोड़ के।
एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी एक को छोड़ करके। क्या हाइपरटेंशन है, क्या ये डिसएमिनोरिया है, क्या ये सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है, क्या फिर ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा है? तो इसका सही आंसर होने वाला है डिसएमिनोरिया, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अनडिजायरेबल इफेक्ट में हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन डिसएमिनोरिया हमको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से और भी जो हमारे इफेक्ट यहाँ पे हैं इसको हमने एनालिस्ट कर दिया है, जैसे हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, डायरिया एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। ये तो भाई आप लोग हर जगह ही लिख के आते होंगे जिनको पता है। तो भाई ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनके लिए नोजिया और वोमिटिंग साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि थेराप्यूटिक इफेक्ट है, ये आपको बताना है और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद। तो पैरासीटामोल ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर, पैरासीटामोल की जो ड्रग्स हैं ये किसकी सबस्ट्रेट हैं? भाई ये जो एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर आपका होने वाला है CYP2E1 आइसो एंजाइम P450। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी रेफरेंस है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको इन सभी को लर्न कर लेना है, एक बार देख लेना है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट को ही मेंशन करेंगे, सभी ड्रग्स को नहीं पढ़ना है। जैसे वारफरिन हो गया, सिम्वास्टेटिन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, इन सभी को पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम अपने पिछले वाले ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि पैरासीटामोल से पहले क्या था क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर जो नोजिया और वोमिटिंग हैं इनके थेरेपेटिक इफेक्ट कौन से ड्रग के होते हैं। तो यहाँ पर 5-HT3 रिसेप्टर के जो हमारी ड्रग्स होती हैं, इनहिबिटर्स होती हैं, दैट इज ऑन्डनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन। ऑन्डनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन की बात करें तो ये क्या करती हैं, इनकी थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, जबकि बाकी सारी ड्रग्स की नोजिया एंड वोमिटिंग क्या है, एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब भी किसी को नोजिया हो, वोमिटिंग हो, आप उसको ऑन्डनसेट्रॉन की माउथ डिसॉल्विंग ड्रग दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऑल कॉमनली यूज इन इनहेलेशन एनेस्थेटिक कॉज, जितनी भी इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं ये क्या कॉज करती हैं? क्या ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो करती हैं या फिर रीनल टॉक्सिसिटी करती हैं? देखो कार्डियक आउटपुट पे इनका कोई असर नहीं होता, ब्लड फ्लो पे भी कोई असर नहीं होता और रीनल टॉक्सिसिटी पे भी कोई असर नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे इनका काम होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। इसकी कई स्टेजेस होती हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। अब इससे रिलेटेड आपको लोकल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है, उनकी प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आता है और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इनके साथ एडजुवेंट में चलती हैं इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप इंजेक्टेबल और सरफेस को तो पढ़ ही लेंगे कि भाई शॉर्ट कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट कौन सी है, लॉन्ग कौन सी हैं। इनसे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बताइए। इन सभी में से किसी एक को दे देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ में जितनी भी क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स वो आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे हम इसकी बात करें तो गैस में हमारा इकलौता है नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं सर, लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक, और वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करें तो इसकी आप ट्रिक भी लर्न कर लेंगे, ही डाइस, DIES। एच से क्या होगा हेलोथेन, ई से क्या होगा एफ्लोरेनेन, डी से क्या होगा डेसफ्लोरेनेन, आई से आइसोफ्लोरेनेन, ई से ईथर एंड एस से क्या होगा सिवोफ्लोरेनेन। तो यहाँ पर क्या हो जाती है सर, दिस इज द ट्रिक फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स इन द इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब इसके साथ एक नई अनाउंसमेंट है कि जीपैट कंपेनियन हमने एक नई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें ऐसे ही तमाम MCQs साथ में एक्सप्लेनेशन एंड कुछ बोनस टिप्स भी आपके लिए मेंशन है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में 75% ऑफ करते हुए आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि जीपैट के एग्ज़ाम करीब हैं और अगर आप कम समय में ज़्यादा ग्रैब करना चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस बुक के लिए जाएँ। साथ ही साथ 5 मिनट फार्माकोलॉजी, जिनको फार्माकोलॉजी पढ़ने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, उनको नहीं समझ में आता है फार्माकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए 5 मिनट फार्माकोलॉजी की जो बुक है वो बहुत काम में आने वाली है। सिर्फ 399 रुपये मिलेगी, 75% ऑफ का हम ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर आपको उनके जो इम्पॉर्टेंट निचोड़ है वो आपको 5 मिनट में ही कवर कर दिए जाएंगे और जितने भी आप चैप्टर्स हैं वो आप बहुत ही कम समय में आप उसको क्लियरली समझ पाएंगे। इसको बाई करने के लिए या तो आपको कॉल कर लेना है ऊपर दिए गए नंबर पर, या फिर आपको मेल भी कर सकते हो ऊपर दिए गए मेल ID पर।
एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. स्टे ट्यून टू Pharmalix फॉर ऑल द मेडिकल, फार्मेसी एज वेल एज DI अपडेट्स.